Good evening. I hope you all will be fine. और जहाँ तक लास्ट टॉपिक की बात है तो वो क्लासिकल थ्योरी थी और जो आज का टॉपिक है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये वो थ्योरी है जो 1900 से लेके 2000 तक 1900 से 1910 के बीच वजूद में आई। मतलब इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की पहली दहाई में ये वजूद में आ गई। और जहाँ तक टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1910 में लुईस ब्रेंडीज़ ने किया। लेकिन उसके बाद एक अमेरिकन टेलर, उसने इस टर्म का मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करके साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करके प्रमोट कराई एक ऑर्गेनाइजेशनल इफ़िशेंसी और इकोनॉमी। तो सबसे पहले टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल लुईस ब्रेंडीज़ ने 1910 में किया, बट इट वाज टेलर जिसने इस टर्म को कंप्लीट मीनिंगफुल बनाया, कंप्लीट इसके मीनिंग को फुलफ़िल किया। कैसे फुलफ़िल किया? जब उसने साइंटिफिक मेथड्स पे सिट्रस किया और टेक्निक्स पे सिट्रस किया ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन इफ़िशेंसी और इकोनॉमी है वो बढ़े। और उसकी वजह से ही टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या साइंटिफिक मैनेजमेंट का दूसरा नाम टेलरिज्म भी है। एक तो वो इसका मेन एक्सपोनेंट भी है और उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और कभी कभार साइंटिफिक मैनेजमेंट की पहचान टेलरिज्म से होती है। जहाँ तक साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, ये स्टडी करती है रिलेशन बिटवीन फिजिकल नेचर ऑफ वर्क एंड वर्कमैन। इसमें सिट्रस इस बात पे भी दिया जाता है डिवीजन ऑफ वर्क पे, जैसे स्पेशलाइजेशन, मैनेजर्स कौन सा काम करेंगे और वर्कमैन कौन सा काम करेंगे। प्रेडिक्टेबिलिटी, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इसके प्रेडिक्टेबल होते हैं। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, हर नई टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़िशेंसी और इकोनॉमी है वो बढ़े। लेकिन जब काम चल रहा होता है तो ऑब्ज़र्व किया जाता है टेलर के ज़रिए, वो ऑब्ज़र्व करता है कि जो आउटपुट होता है, जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो कंप्लीट या मैक्सिमम नहीं होते हैं बल्कि बहुत कम होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट होते हैं। और जब वो रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट देखता है तो उसके लिए वो टर्म यूज़ करता है सॉल्डियरिंग। देन ही एक्सप्लेन्ड दैट जो सॉल्डरिंग है इट कैन बी नेचुरल और सिस्टमेटिक सॉल्डरिंग। और जहाँ तक नेचुरल की बात है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ पर्सनल फैक्टर्स लाइक टेकिंग द वर्क ईजी, नॉट टू ओवर टू एट्सेट्रा। और जहाँ तक सिस्टमेटिक सॉल्डरिंग की बात है, वहाँ कोई पर्सनल जैसे सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो सकता है। तो सॉल्डरिंग इन शॉर्ट, व्हाट इज सॉल्डरिंग? सॉल्डरिंग is the term that can be used when workers are doing their work but they are keeping the output restricted. That is the tendency on the part of workers to restrict the output, that is soldering. और soldering को ऑब्जर्व किया था टेलर ने। उसके बाद जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बेसिस है, जहाँ तक टेलर की बात है, ही बेस्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑन 3 assumptions, 3 suppositions। और जहाँ तक पहली एजम्पशन की बात है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो सकती है जब हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, एक अच्छा वर्कर वो होता है जो ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है। और तीसरा, जो भी कोई वर्कर होता है वो इकोनॉमिक मैन होता है। तो ये 3 एजम्पशंस हैं ऑन दी पार्ट ऑफ टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो 3 एजम्पशंस हैं, सबसे पहली जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन की तभी इम्प्रूव हो सकती है जब हम साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। और एक अच्छा वर्कर वो होता है जो ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है। और हर कोई वर्कर जो होता है वो इकोनॉमिक मैन होता है। और जहाँ तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, तो 4 प्रिंसिपल्स है अकॉर्डिंग टू टेलर। जो पहली प्रिंसिपल है to develop a science for each element of a man's work which replaces the old rule of thumb method। टेलर फोकस करता है, स्ट्रेस करता है कि इंसान जो भी काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर उस काम के लिए जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स या मेथड्स पे बेस्ड है, उसके लिए न्यू टेक्निक हमने साइंटिफिक टेक्निक ढूंढनी है। और दूसरी जो प्रिंसिपल है, हमने साइंटिफिकली लोगों को सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं और उनको डेवलप, काबिल बनाना है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो साइंटिफिकली सिलेक्ट, ट्रेन, टीच एंड डेवलप द वर्कमैन। आपने उनको सिलेक्ट करना है, आप उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वो डेवलप हो जाए एक अच्छे वर्कमैन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद जो तीसरी प्रिंसिपल है, दैट इज़ आपने आपस में, चाहे आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर्स हो,
मैनेजर्स हो या सबॉर्डिनेट्स हो, आपने आपस में कोऑपरेशन मेंटेन करनी है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो चौथी प्रिंसिपल टेलर ने बताई, दैट इज स्पेशलाइजेशन, दैट इज इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कमैन। तो प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं जो टेलर ने स्ट्रेस किया है, ही स्ट्रेस्ड ऑन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ही स्ट्रेस्ड ऑन हार्मोनी, यूनिटी, coordination, not discord. He focused on cooperation instead of individualism. He stressed on maximum output instead of restricted output. And he also emphasized on development of each man to his greatest efficiency and prosperity. और जहाँ तक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, जो पहली टेक्निक है दैट इज़ मेंटल रिवोल्यूशन। Scientific management involves total mental revolution on the part of workers and management towards their duty, fellow men, employer, employee, etc. जहाँ तक mental revolution की बात है, इसमें वर्कर को जो काम होता है वो उसको निभानी होती है, चाहे वो अपने फेलोज़ के साथ उसको यूनिटी मेंटेन करनी है, या उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, या उसकी कोई जो भी ऑब्जेक्शन होगी वो अपने मैनेजर से वो बात कर सकता है। इसी तरह जो दूसरा काम मैनेजमेंट को होता है, उनकी क्या ड्यूटी रहती है टुवर्ड्स वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई क्या रिलेशन रहती है, और मैनेजमेंट को जो भी कोई मसला होगा वो उन्हें सुलझाना होता है। तो अपना अपना एरिया होता है, अपनी अपनी काम होता है, तो इसकी वजह से ये मेंटली फ्री रहते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। दोनों जब आपस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मैनेजर का काम निकलता है जब उसके वर्कमैन अपने काम बखूबी अंजाम देते हैं। तो इट आल्सो रिक्वायर्स, जो मेंटल रिवोल्यूशन में होता है, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों का होता है, चाहे वो वर्कर हो या मैनेजर हो, दोनों की तरक्की होती है विया कॉपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। बोथ कैन प्रॉस्पर विया कॉपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। और यही है, जब दोनों प्रॉस्पर करते हैं कॉपरेशन, यूनिटी, हार्मोनी की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं, यही असल में निचोड़ है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और जहाँ तक मेंटल रिवोल्यूशन की बात है, इसका एम ये भी होता है टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। दोनों के लिए मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। दोनों की अपनी अपनी एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाते हैं तो तभी वहाँ पर एक कॉपरेशन हो जाती है दोनों के बीच, और कॉपरेशन ही इसमें ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरी टेक्निक है दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में एक सुपरवाइज़र जो है उसको एक बॉस ऑर्डर देगा, डबल बॉस ऑर्डर देगा, या कितने बॉसेस उसके ऊपर होंगे। और जहाँ तक टेलर की बात है, ही फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉसेस और सुपरवाइजर्स एज 8। फंक्शनल फोरमैनशिप में अ वर्कर विल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस। लेकिन जहाँ तक टेलर की बात है, उसने 8 बॉसेस फिक्स किए थे, 8 सुपरवाइजर्स फिक्स किए थे, 4 ऑफिस में रहेंगे और 4 वर्कर्स को ग्राउंड में ऑर्डर्स देंगे। तो 8 बॉसेस को फेवर किया था, या 8 सुपरवाइजर्स को फेवर किया था टेलर ने। मोशन स्टडी में क्या होता है, इट इज़ द बेस्ट वे टू डू अ वर्क। काम को अच्छे से अंजाम देना है। हाउ एंड विच वे यू आर यूटिलाइजिंग योर सोर्सेज लाइक पीपल, रॉ मटेरियल। आपके पास वर्कमैन भी है, रॉ मटेरियल्स भी है, तो आपने टाइम देखना है। ये काम आप इन रिसोर्सेज को देख के कितने टाइम में ख़त्म करोगे। टाइम स्टडी में आपने प्लानिंग करनी होती है, एक वक्त में आपने कौन सा काम करना है। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, वेदर लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन टू। ये काम ज़्यादा टाइम भी ले सकती है या कम टाइम भी ले सकती है। इसके लिए आपने एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी होती है और टाइम भी लेना होता है कि कौन सा काम कब करेंगे आप। दैट कम्स अंडर टाइम स्टडी। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की, दैट इज़ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम असल में ये टेलर का पे प्लान है कि हर एम्प्लॉय, हर मुलाजिम जो है, वर्कमैन जो है, उसको कैसे पे किया जाएगा। टेलर ने सजेस्ट किया जो पे मिलेगी वो पीस रेट सिस्टम के हिसाब से मिलेगी ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट बाय मोशन एंड टाइम स्टडी। आपने कितना काम किया है इस हिसाब से आपको पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने फिक्स किया था वर्कर्स विल बी पेड लो। जो वर्कर्स होंगे उनको बहुत कम पैसे मिलेंगे, बहुत कम उनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे मिलेंगे अगर उन्होंने
अप टू द स्टैंडर्ड काम किया, लेकिन उनको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर उन्होंने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है, लेकिन उनको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बोनस मिलेंगे उनको अगर उन्होंने स्टैंडर्ड के ऊपर काम किया है। तो 3 लेवल्स यहाँ पर है, कम पैसे, थोड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कम पैसे तब मिलेंगे जब आप अप टू द स्टैंडर्ड काम करेंगे, थोड़े से ज़्यादा पैसे तब मिलेंगे जब आप एट द स्टैंडर्ड काम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पैसे तब मिलेंगे जब आप स्टैंडर्ड से ऊपर काम करेंगे। तो यह आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज टेलर्स पे प्लान। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज़ एक्सेप्शन प्रिंसिपल। एक्सेप्शन प्रिंसिपल में क्या होता है, आपने इट इन्वॉल्व सेटिंग अप लार्ज डेली टास्क बाय द मैनेजमेंट। आज कौन सा काम करना है ये आप इस एक्सेप्शन प्रिंसिपल में देते हो, लेकिन इसमें आप आगे क्या करते हो, विद रिवार्ड फॉर अचीविंग टारगेट्स। अगर ये काम आज आपने मुकम्मल कर दिया तो आपको इनाम मिलेगा टारगेट को हासिल करने के लिए, लेकिन अगर ये काम आप नहीं कर सके तो आपको पेनल्टी मिलेगी टारगेट को अचीव न करने से। तो एक्सेप्शनल प्रिंसिपल में या तो आपको रिवार्ड मिलेगा कंप्लीट करने पर काम, या अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो बुक्स है टेलर की, 4 इम्पॉर्टेंट बुक्स है। सबसे पहली जो उन्होंने किताब दे दी, अ पीस रेट सिस्टम 1895। दूसरी किताब जो उन्होंने दी, शॉप मैनेजमेंट 1903। तीसरी किताब आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906। और जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। और इन चारों किताबों को आप कैसे याद रखेंगे, बाय एन एक्रोनिम ASAP, एज सून एज पॉसिबल। अ पीस रेट सिस्टम फॉर A, शॉप मैनेजमेंट फॉर S, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स फॉर A, principles of scientific management for P, ASAP, as soon as possible is the acronym ASAP for remembering Taylor's books in scientific management theory.